आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आत्मकथांश जिसका शीर्षक है आलो अंधारी। और इस आत्मकथा को बांग्ला भाषा में लिखा है बेबी हालदार जी ने और हिंदी में इसका अनुवाद किया है प्रबोध कुमार जी ने। दोस्तों, इस आत्मकथा के 5वें भाग में हमने जाना कि बेबी अपने लड़के से मिलने के लिए जाती है जहां पर वह काम कर रहा होता है और उसे लगता है कि वह भी अपने बेटे को अपने साथ रखे, लेकिन इस बात को तातुस से कह नहीं पाती है। कुछ समय बाद तातुस जो होते हैं वह बेबी को इजाजत दे देते हैं कि वह अपने बड़े लड़के को अपने साथ रख सकती है और हमने जाना कि बड़ा लड़का भी अब घर में आ जाता है। आगे क्या होता है? आगे अर्जुन दा के जो दो दोस्त होते हैं, सुखदीप दा और रमण दा, वह भी घर में आ जाते हैं और उन दोनों का जुड़ाव भी बेबी से और बेबी के बच्चों से अच्छी तरह से हो जाता है। घर में सब अच्छा चल रहा होता है जिसे देखकर बेबी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। पढ़ते हैं इस पाठ के भाग नंबर 6 को, जानेंगे कि आगे क्या होता है। रमणदा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। अब रमणदा और सुखदीप दा जैसे ही घर में आ जाते हैं तो घर में खुशी हो जाती है, चहल पहल हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद यह खुशी और चहल पहल कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रमणदा और सुखदीप दा जो होते हैं वह काम पर जाना शुरू कर देते हैं। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। अब लेखिका से उसका बड़ा लड़का भी दूर चला जाता है। वह वहां पर काम करता है जहां पर उसे काम करने के साथ साथ पढ़ने का भी मौका मिले। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वह बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अब घर में सभी लोग जो है वह घर से बाहर जाने लगे थे। अब घर में अकेली रह गई थी बेबी और इस वजह से घर में चहल पहल कम हो गई थी। अर्जुनदा, रमणदा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो। अब जो रमण दा होते हैं, अर्जुन दा होते हैं और सुखदीप दा जो होते हैं वह काम पर से जैसे ही आते थे तो वह सोने के लिए चले जाते थे और वह बेबी के बच्चों के साथ ना ही खेलते थे ना ही उनसे बात किया करते थे। इस पर तातुश कहते हैं बेबी से कि तुम अपने बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूमने चली जाया करो, जिससे बच्चों का और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। बच्चे वहां खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहां जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। वह वहां उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहां वह काम करती थी। अब जो लेखिका है अपने बच्चों को लेकर पार्क में जाया करती थी। वह देखती थी कि पार्क के अंदर बंगाली औरतें हैं और बंगाली औरतें उन बच्चों को लेकर आई है जिनके घर में वह काम किया करती थी। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? वह तुम्हारे साथ नहीं रहता? वहाँ कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते। अब लेखिका बताती है कि पार्क में जब वह औरतें मेरे पास आती तो वही सवाल किया करती थी। जहाँ मैं किराए पर रहती थी वहाँ के लोग भी इसी तरह के सवाल पूछते थे, जैसे कि तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या, तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं, तुम्हारे साथ नहीं रहते क्या वो। और कई जवान लड़के जो है पार्क में आते थे और उनमें कुछ बंगाली भी थे। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात ना करना कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और ना ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती।
अब लेखिका पार्क में जाती थी तो लोगों को देखती थी और लोगों को देखकर वह समझ जाती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है, इसलिए वह किसी से ज्यादा बातें भी नहीं किया करती थी। तातुश ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज्यादा बातें ना करूं। तातुश ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसे ही सोचती थी और देखती भी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। तातुश ने जो है लेखिका को समझा रखा था कि जब भी वह कभी बाहर निकले तो अनजान लोगों से ज्यादा बातें न करे, और यह बात लेखिका भली भांति समझती थी। जब भी लेखिका अच्छे से किसी से बातें करती थी तो जो लोग होते हैं वह बातों बातों में ऐसी बातें लेखिका से पूछ लेते थे जिससे लेखिका को चोट पहुंचती थी। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। अब जो लेखिका है वह अपने बच्चों की खातिर पार्क में जाया करती थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह पार्क में जाए और लोगों की बातें सुने। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। एक दिन क्या होता है, एक दिन लेखिका पार्क के अंदर एक लड़की को देखती है। उसके साथ एक बच्ची होती है। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहां कोई बातचीत नहीं करता था। उस लड़की के साथ भी कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। अब लेखिका बताती है उस लड़की के बारे में कि वह लड़की आती थी एक लड़की को लेकर और उसी के साथ खेलती थी और वापिस अपने घर चली जाती थी। और उस लड़की को देखकर पार्क के जो कुछ लड़के हैं वह हंसी मजाक किया करते थे। वह किसी की ओर देखती तक नहीं। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वह बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता कि वह बंगाली हो सकती है। अब जो लड़की थी वह दिखने में नेपाली जैसी लग रही थी, और जिस बच्ची के साथ वह आती थी तो वह लड़की जो है उस बच्ची से बंगाली भाषा में बातें किया करती थी, जिससे लेखिका को यह लगता था कि यह लड़की भी बंगाली हो सकती है। उसकी वयस 20-22 की ही रही होगी और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उस लड़की की वयस, वयस का अर्थ होता है उम्र, उस लड़की की उम्र जो है देखने में 20 से 22 वर्ष की लग रही थी, और उसको देखकर लेखिका समझ सकती थी कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है। यहाँ ब्याह का अर्थ होता है शादी। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती। लेखिका उस लड़की को देखती और उसके प्रति लेखिका का झुकाव रहता था। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। लेखिका उस लड़की के बारे में सोचती है कि वह कितनी दूर से आई है काम करने के लिए। तभी वह उस लड़की को अपने पास बुलाती है। वह लड़की आती है दौड़ी दौड़ी खुशी से और लेखिका के पास आकर वह खड़ी हो जाती है। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस लड़की का नाम क्या था? सुनीति। और वह अपने पास लड़की को बिठाती है और उससे पूछती है क्या तुम बंगाली हो? तो वह लड़की कहती है हाँ मैं बंगाली हूँ। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेलजोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज पार्क में मिलने लगे। उस लड़की से जो लेखिका है वह घुल मिल जाती है, बातचीत लोग उन दोनों में होने लग जाती है और रोज जो है लेखिका उससे मिलने के लिए पार्क में जाती है। किसी दिन ना मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। यहाँ बाबा का अर्थ होता है पिता और माँ का होता है माता। लेखिका बताती है कि किसी दिन हम दोनों नहीं मिलते थे तो हम दोनों उदास हो जाते थे। सुनीति ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था मेरी तरह। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी, और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। वह बताती है उस लड़की के बारे में कि जब उस लड़की का जन्म हुआ था तो उसकी माँ मर चुकी थी
और जब वह लड़की 1 वर्ष की हुई, 1 साल की हुई, तो उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। उसे उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। यहाँ दीदी माँ का अर्थ होता है नानी। उस लड़की को उसके मामा और नानी ने पाला था और पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। बचपन में माँ के ना रहने से कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। लेखिका बताती है कि सुनीति सुनीति जिस दिन अपने घर चली जाती है तो उससे एक दिन पहले वह पार्क में मिलती है और वह इस बात की सूचना लेखिका को नहीं देती है कि मैं अपने घर जाने वाली हूँ अगले दिन। उसने मुझसे कहा था, तुम कल अपना पता लिखकर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। उस लड़की ने लेखिका से कहा था कि तुम कल अपना पता लिखकर ले आना कि तुम कहाँ रहती हो और मैं भी तुम्हें अपना घर का पता दे दूंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई लेकिन वह नहीं आई। वह चली गई है। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। लेखिका को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने घर जा चुकी है। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। अब लेखिका उस बच्ची को देखती है जिसके साथ वह लड़की आया करती थी। उस बच्ची के साथ वह लड़की नहीं आई थी। उस बच्ची के साथ उसकी माँ आई थी। लेखिका यह देखकर समझ जाती है कि वह लड़की अपने घर जा चुकी है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती थी। जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। लेखिका अपने बारे में ही यह सोचती है कि मेरी हालत उस लड़की के जैसी ही है कि जहाँ वह रहती है उसे उसी के अनुसार चलना पड़ता है। और लेखिका कहती है कि उसे बताने का मौका ही नहीं मिला होगा और उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जिसके यहाँ वह काम करती है, जिसके यहाँ वह रहती है, शायद उन्हीं के कहने पर उन्हें उसे भेज दिया गया होगा और उसे यह मौका नहीं दिया गया होगा कि वह मुझे आकर बता दे कि मैं अपने घर जा रही हूँ। सुनीति के ना रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहां जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहां बिताती थी उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। सुनीति के कारण ही पार्क में अब लेखिका का मन लग रहा था। लेकिन जैसे ही सुनीति अपने घर चली जाती है तो लेखिका उदास रहने लग जाती है और अब उसका मन पार्क में नहीं लगता। अब जितना समय वह पार्क में बिताया करती थी अब उस समय को वह लिखने और पढ़ने में बिताने लग जाती है। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातूश ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। लेखिका बताती है कि जितनी मैं लिखावट लिख सकी थी, जितना अपने बारे में मैं कॉपी में लिख चुकी थी, उस कॉपी को फोटोकॉपी करवाकर तातूश ने अपने दोस्त के पास भेज दिया था कोलकाता में। तातुश हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। अब एक दिन क्या होता है, तातुश जो होते हैं वह अचानक बेबी से बोलते हैं कि तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो गई, उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। अब लेखिका जो है वह दंग रह जाती है, चौंक जाती है कि मेरी चिट्ठी कैसे आ सकती है, मेरा तो कोई है नहीं जो मुझे चिट्ठी लिखे। इस पर तातुश कहते हैं कि तुम्हारी चिट्ठी कोलकाता से आई है और मेरे दोस्त ने भेजी है। वह चिट्ठी इसलिए भेजी है क्योंकि मैंने तुम्हारे जो लेख है उसे भेजे थे। मैंने कहा सुनाइए ना, देखो क्या लिखा है उन्होंने। अब जो लेखिका है वह उत्सुक हो जाती है और तातुश से कहती है कि चिट्ठी को पढ़कर बताइए और मुझे सुनाइए कि इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है। आइए पढ़े उस चिट्ठी में तातुश के दोस्त ने लेखिका के बारे में क्या लिखा है। तातुश ने मुझसे बैठ बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। अब चिट्ठी की शुरुआती पंक्तियों में लिखा होता है,
प्रिय बेबी यानी लेखिका से तातुश के दोस्त कहते हैं, प्रिय बेबी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि जो तुमने डायरी में लिखा है उसको पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इतना अच्छा लिखना कैसे सीखा। तुम्हारा जो लेखन है वह सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। अब जो बंधु है तातुश के, वह लेखिका की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तातुश ने तुम्हें एक हीरा बना दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें यह पत्र बंगला भाषा में नहीं लिख पाया हूँ। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। वह बताते हैं कि मैं बांग्ला भाषा पढ़ तो सकता हूँ लेकिन बांग्ला लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए यह पत्र मैं हिंदी में लिखकर तुम्हें भेज रहा हूँ। मैं तुम्हारे तातुश से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं। यहाँ वयस का अर्थ होता है उम्र। वह आगे कहते हैं कि इस उम्र में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला भाषा सीखने की मुझे इच्छा होती है, लेकिन अब यह संभव नहीं हो सकता, इसलिए मैं यह पत्र तुम्हें हिंदी भाषा में ही लिखकर भेज रहा हूँ। वे आगे लिखते हैं चिट्ठी में कि तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुश के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। यहाँ अभिधान का अर्थ होता है शब्दकोश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिक्शनरी। वह कहते हैं कि तुम किताबें पढ़ो और तातुश के पास से बांग्ला भाषा की शब्दकोश ले लो और शब्दकोश को रोज पढ़ा करो, उसे देखा करो और नए नए शब्द अपनी लेखनी में इस्तेमाल किया करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। यहाँ लेखिका के लेखन की तारीफ वह करते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारी जो डायरी तुमने लिखी है वह एक चमत्कार के रूप में प्रतीत हो रही है। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। अब वह आगे लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त ने यह भी कहा है कि तुम्हारी इस कहानी को एक मैगजीन में छपाने की व्यवस्था वह करेंगे, लेकिन बेबी तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा जिससे वह एक जिससे वह कहानी एक अच्छे प्रकार से बन सके। आशा करता हूँ तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। और वह लेखिका को प्रोत्साहित करते हुए आगे लिखते हैं कि आशा करता हूँ कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी और यह बात तुम कभी मत भूलना कि तुम इस धरती पर केवल लिखने के लिए ही आए हो। और वह अपने इस पत्र को यहीं समाप्त करते हैं। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूले इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अब चिट्ठी को सुनकर जो लेखिका है वह दंग रह जाती है, चौंक जाती है। वह अपने आप से पूछती है कि मैंने ऐसा क्या लिख दिया जो उनको इतना अच्छा लगा। मुझे तो ढंग से लिखना भी नहीं आता, ना ही मेरी लिखावट इतनी अच्छी है, और मैंने लिखने में कितनी तो गलतियां की है उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर भी उन्हें मेरी कहानी इतनी अच्छी लगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने तातुश से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा, तो तातुश बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। तातुश समझाते हुए कहते हैं कि तुम नहीं समझोगी कि उन्होंने क्या पढ़ा है तुम्हारी कहानी में। और लेखिका कहती है कि हाँ, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती हूँ। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तातुश समझाते हैं कि तुम इन सब बातों में मत पड़ो कि तुम क्या लिखती हो, क्या समझती हो। तुम्हें माथा पच्ची करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो।
उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। यहाँ तातुश जो है आगे प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हारा काम बस केवल लिखना है, पढ़ना है और तुम बस वही काम किए जाओ। तुम पढ़ो और लिखो और उसी पढ़ने लिखने से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, तुम्हारे दिमाग में सारी बातें अपने आप घुस जाएंगी। तो दोस्तों, यह था इस पाठ का भाग नंबर 6। इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, जानेंगे कि लेखिका और अपने बारे में हमें क्या बताती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।